अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमराज पर अमराज की क्या बुनियादी जो उसकी बेसिक्स हैं उनको आप किस तरह समझ सकते हैं। आपके पास पेशेंट आता है और वो पेशेंट किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है और आपने उसका किस तरह इलाज करना है। चूँकि मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं, मौसमी लिहाज से भी डिफ़र करते हैं, इलाकाई लिहाज से डिफ़र करती हैं, खुराक में, उनमें तहज़ीब में, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी डिफ़र करती हैं। ये कुछ ख़ास ऐसे अमराज़ हैं जो फैमिली से चले आ रहे होते हैं और आपने इन चीज़ों को डिफ़रेंशिएट करके फिर आपने इलाज करना होता है। तो वो चंद 3 या 4 ऐसी कुछ मेन चीज़ें हैं जो आप समझ लेते हैं तो यकीनन आपके लिए ट्रीटमेंट करना, इलाज करना बड़ा आसान हो जाता है। मैं उसका मौजू जो हम यहाँ पे रखते हैं, यानी हमारा जो मौजू है वो है अमराज और उसकी इकसाम, कि कौन सा मर्ज है और आपने किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, उसको इलाज करना है। कैफियाती अमराज, कैफियाती, नफ्सियाती, खिलती। कैफियाती अमराज कौन से होते हैं? ऐसे अमराज जो मौसमी तब्दीलियों की वजह से पैदा हो रहे होते हैं, यानी मौसमी तगय्युर से जो जो उसमें तब्दीली आती है। जिस तरह नज़ला ज़ुकाम, खांसी, आज का जो मौसम जिस तरह का चल रहा है, नज़ला ज़ुकाम बहुत सारे लोगों को होता है सर्दी लगने की वजह से। वो कोई भी मरीज़ है, उसको सर्दी लगने से जो मर्ज़ पैदा होगा, आपने उन चीज़ों को देखना है कि ये मर्ज़ कैफियाती है या नफ्सियाती है या खिलती अमराज है, यानी वो नफ्सियाती होगा। अब उसका इलाज कैसे करेंगे? इन 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 दो चीज़ों को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जब कैफियाती जो मरीज़ होता है तो बाज़ के नज़दीक ही होता है कि आपने कैफियात के तहत ही इलाज करना है। जिस तरह अगर एक शख्स का जो मिजाज है सफरावी है और उसको गुद्दी अमराज पैदा होते हैं, तो अगर वो उसको सर्दी लगी है, ठंड लगी है, बाज़ के नज़दीक ये है कि उसको वक्ती तौर पर हरारत की कमी है, तो हरारत को पूरा करें, यानी खुशक गर्म अद्वियात वहाँ पे दी जा सकती हैं। जिस तरह दारचीनी, लौंग, जलवत्री, मुनक्का, ये सारी की चीज़ें जो हैं उनको देकर उनका इलाज किया जा सकता है। और मैंने ऐसे भी देखा है बाद जगहों पे जहाँ मैंने प्रैक्टिसेस की हैं कि वो क्या करते हैं कि 3 नंबर और 5 नंबर अद्वियात को कंबाइन किया जाता है और वो मर्ज़ को दे दी जाती है। लेकिन बाज़ असातिज़ा से मैंने पूछा तो वो इस चीज़ के कायल नहीं हैं। वो यही बात करते हैं कि वहाँ पे जब आपने इलाज करना है तो उस वक़्त आपने मर्ज़ की खिलत को देखना है। खिलत मीन, ये सब पहले मैं यहाँ पे समझा दूँ, कैफियाती मीन मौसमी लिहाज से सर्दी गर्मी जो वो कैफियत में आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। यानी कैफियाती मीन मौसम, यानी गर्मी सर्दी। दूसरा नफ्सियाती मतलब गुस्सा, गम, डिप्रेशन। और खिलती अमराज मतलब सौदा, सफरा, बलगम। ये इसको पहले मैं यहाँ पे वाज़ करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो बाज़ के नज़दीक क्या है, जो मैंने शुरू में बात की कि वो 3 नंबर और 5 नंबर को कंबाइन करते हैं या 3 नंबर को ही दे दिया जाता है और उनकी बकौल ही होता है कि आपने हरारत को पैदा करना, चूँकि हरारत वक्त तो पर कम हुई है, वहाँ पे आपने खिलत को नहीं देखना। लेकिन बाज़ असातिज़ा के नज़दीक, जबकि वो भी अपनी जगह पे कामयाब हैं और वो भी मैंने देखा है उनकी प्रैक्टिसेस भी अपनी जगह पे कामयाब हैं। तो ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्योंकि बाज़ चीज़ों में इख्तलाफ भी पाया जाता है। अलबत्ता दोनों ही मैंने देखा है, दोनों ही चीज़ें वर्क करती हैं किसी न किसी ज़िमरे में, लेकिन ये असूल के तहत है। यानी अगर एक शख्स गुद्दी मरीज़ है या सफरावी है, अगर उसको ठंड लगी है तो आपने गर्म तर अद्वियात जिस तरह गुद्दी तहरीक में दी जाती हैं उसके मुताबिक कावाजात भी दिए जाते हैं, रात को भी उसी तरीके से ही पूरा करने की कोशिश की जाती है। ये एक फितरी तरीका इलाज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और ये भी कामयाब है। जबकि ये भी जो मैंने बताया कि कैफियाती लिहाज से दारचीनी, लौंग, जलवत्री, इसके साथ तरक्टा का जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जिसमें मगा है, काली मिर्च है और सुंड है, तो वो भी कामयाब है। अलबत्ता दोनों तरीक़े से ये ट्रीटमेंट जो है वो चल सकता है। लेकिन याद रखिए एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, वो ये
कि आपने कैफियत के लंबे अरसे तक इसको फॉलो नहीं करना, आपने दोबारा असूल की तरफ ही आना है। यानी उजलाती मरीज़ को आपने गुद्दी दवा देनी है, और गुद्दी है तो आपने गुद्दी जाती है गुद्दी साबी से असाबी गुज तक अद्वियात जो है वो देनी है। अच्छा, दूसरा जो है वो है नफ्सियाती। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो नफ्सियात की वजह से आप तक आते हैं, यानी उनमें ये जो तवाज़ुन है बिगड़ा होता है, गुस्सा, गम, डिप्रेशन, जिस तरह एंग्जाइटी के बहुत सारे पेशेंट हैं, और ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। मैं समझता हूँ कि जो डिप्रेशन है, चूँकि बहुत से अमराज ऐसे हैं जो नफ्सियाती अवार्ज होते हैं, नफ्सियाती लोगों को इशूज़ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए, याद रखिएगा, क्योंकि खिलत का बुनियादी चीज़ जो है, जो आप यूनानी तिबा को देख लें, आप नज़म अफ़राज़ा का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको देख लें, आप पूरे नज़रिए की थ्योरी को आप देख लें, खिलत जो है वो बड़ा इस पर जो असरअंदाज चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आपने इसी को फॉलो करना है, सुदा सफरा खून बलगम, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है कि आपने देखना खिलत कौन सी बड़ी हुई है, और जो खिलत बड़ी आपने उसके तहत ही इलाज करना है। लेकिन मैंने जो चीज़ें जो रियलाइज़ की हैं कि नफ्सियाती जो मरीज़ होते हैं, जिस तरह अगर एक चीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो न्यूट्रल नहीं होता, ये लफ्ज़ न्यूट्रल को समझ लीजिएगा तो फिर आपके लिए ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। कि ज़िंदगी में बाद मामला ऐसे होते हैं, जिस तरह काम का बोझ, काम की जिम्मेदारियां, बहुत ज़्यादा काम का होना, और बहुत ही या एक ही वक्त में कई जिम्मेदारियों को निभाना और उनको पूरा करना, कामयाब होना या नाकाम होना, या बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं अपने किसी कामयाब नहीं हो पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या इसी तरह हर हालत में एज फैक्टर के लिहाज से, यानी एक लड़कपन है, जवानी है, बढ़ापा है, उनमें उसी के मुताबिक उनकी नफ्सियाती इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनमें चेंजिंग, उनमें रद्दो बदल, वेरिएशन आ रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर एक स्टूडेंट है, मैं इसकी यहाँ पे मिसाल देता हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं। यानी एक स्टूडेंट अच्छे उसने मेहनत की लेकिन वो सीधा कामयाब नहीं हो सका, तो वो कैसे न्यूट्रल हो सकता है? अगर दूसरा एक मुखालिफ जिन्स में एक अट्रैक्शन की जो कुव्वतें हैं, अगर किसी वजह से वो लॉस हो जाता है, वो परेशानी बन जाती है, तब भी एक शख्स जो है वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ भी याद रखिएगा, न्यूट्रल उसको करना है। बास के लिए न्यूट्रल का होना क्या है, इसको बोलते हैं कैथारसिस। नफ्सियाती मरीजों का कैथारसिस ही बेहतरीन हल है। आप जितना मर्जी कंटेंट देख लें, नफ्सियात पे आप जाके कंटेंट को देख लें। कासिम अली शाह साहब ने बड़ी अच्छे उसके जो लेक्चर्स होते हैं कासिम अली शाह साहब के, वो काफ़ी हद तक लोगों को न्यूट्रल करने में, कैथारसिस करने में काफ़ी मुआवन साबित होते हैं। कैथारसिस मीन मतलब ये होता है कि किसी शख्स के लिए रोना कैथारसिस हो सकता है, किसी शख्स के लिए टीच करना, पढ़ाना कैथारसिस हो सकता है, किसी शख्स के लिए कोई काम उसका कैथारसिस। कैथारसिस मतलब ये होता है कि ऐसा काम करना जिसे आप गुस्से में थे, परेशानी हाल में थे, किसी और एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन जो ही आपने वो काम किया, आप क्या हो गए, न्यूट्रल। अच्छा, बास के लिए न्यूट्रल ये होता है कि नेचर को देखना, बास के लिए न्यूट्रल होता है विजिट करना, कहीं वो जगह चला जाना, जगह को छोड़ देना। बास के लिए न्यूट्रल होना का या कैथारसिस करने का मतलब होता है कि वो तन्हा किसी और जगह पर चला जाता है, लोगों से दूर वक्त के ऊपर हट जाना। वो बाद लोगों के लिए कैथारसिस हो सकता है दोस्तों से गपशप लगाना, और बास के लिए जो कि सबसे ज़्यादा है, ख़ासतौर पर तन्हाई पसंद लोगों के लिए, वो है रोना। ज़्यादा अगर आप रोते हैं और जिससे आंसू बहे, और ये चीज़ मेडिकली भी ये चीज़ें सामने आई हैं, प्रूव्ड हुई हैं, बल्कि वो लोग ज़्यादा रोते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और यही वजह है कि ख़वातीन चूँकि सबसे ज़्यादा रोती हैं, उनके हार्ट अटैक्स भी कम होते हैं, यानी कि उनको दिल की आवाज़ भी बहुत कम होते हैं। मतलब वो उसकी वजह क्या है, वो कैथारसिस एक रूल है। इस तरह बच्चों में कैथारसिस जो है वो रोना उनका बड़ा अच्छा है, जबकि उनकी कुल कम्युनिकेशन भी है बच्चों की जब वो रोते हैं। इस तरह रोना आपके लिए बड़ा मुफीद है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताने वाला था वो ये कि वो कहा जाता है कि नमकियात आपकी बॉडी में वो बैलेंस हो जाते हैं, और ये अगर आप आंसू निकलते हैं उसको आप थोड़ा चख कर देखें, उसमें जो एक टेस्ट मिलेगा वो साल्टी होगा। वो साल्टी में मतलब जिसमें आपके नमकियात की ज़्यादती है, और जब आप रोते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए वो क्या ही जुमला अच्छा बोला जाता है कि आप कि जब पैदा हुए तब उसके बाद आप रोए ही नहीं, तो ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है। बल्कि ज़्यादा लोगों के लिए जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं उनके लिए रोना या ऐसे मामला करना कि वो रोएं किसी न किसी तरीके से, अल्लाह की याद में रोएं तो स्वाब भी आपको मिलेगा। और या किसी भी तरीके से आप अपना गुदास जो है ना, इससे आपकी आसानी के लिए मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ कि अपना आपको न्यूट्रल कर लें। बहुत सी ख़वातीन जो रोती हैं, बार बार रोती हैं, वो असल में ख़ुद को न्यूट्रल करती हैं। इस तरह रोना
जो है वो खुद को न्यूट्रल करने के मुतरादिफ है। और जो शख्स रोता है वो नफसियाती मर्ज़ नहीं उसको जल्दी जो है वो आ सकता है, क्योंकि वो खुद को न्यूट्रल कर सकता है। इसलिए गुस्सा, गम कुछ भी आपको है तो कोशिश करें किसी के लिए क्या उसका कैथारसिस हो सकता है, तो वो यकीनन उससे जो है वो नफसियाती इशू से बड़ी जल्दी जो है वो निकल सकता है, आउट जो है वो हो सकता है। दूसरा ये है, अगर आप वो कैसा काम कर रहे हैं जो जिसमें आपका दिलचस्पी नहीं है और वो आप काम कर रहे हैं तब भी आपको इश्यू इस तरह के आ सकते हैं। बहरहाल मैंने चंद आपको चीज़ें बता दी जिसको आप समझते हुए इन चीज़ों से आप आसानी से निकल सकते हैं। थर्ड आता है वो खिलती अमराज हैं। खिलती अमराज चूँकि लंबे होते हैं, देरपा होते हैं, ख़ानदानी चलते हैं। जिस तरह अगर सफरावी मिजाज के वालिदैन हैं तो उनके बच्चे भी सफरावी होते हैं। इस तरह जो मिजाज माँ का होता है और उसमें बिगाड़ पैदा होता है, बच्चे में भी वही चीज़ें सामने आती, चूँकि वो उस माँ से खुराक ले रहा होता है, तो उसी के तहत अगर इलाज किया जाता है तो मरीज़ ठीक होने पे जाना शुरू होता है। तो लिहाजा उनके लिए ये जिनके पेरेंट्स जो हैं खिलती अमराज जो हैं जब हों तो आपने खिलत के तहत ही इलाज करना। वैसे जितने मैंने बताए आपने खिलत को ही नंबर 1 पे रखना है। इसको आप क्या लें, इसको आपने नंबर 1 जो है वो दे देना है खिलती, क्योंकि आपके जो नज़रिया मुफर्राज़ा के तहत जो इलाज किया जाता है या तिब्बे यूनानी के मुताबिक जो इलाज किया जाता है वो है खिलती अमराज को उसके तहत ही इलाज करना, यानी सौदा को सफरावी अद्वियात और ग़िज़ा देकर ठीक करना। सफरावी मर्ज़ है तो बलगमी मिजाज की हामिल अद्वियात देना, या बलगमी है तो सौदावी देना। यानी ये एक तरीक़ा कार है, एक असूल है, यानी कि सौदा का मुतज़ाद जो है वो सफरा है असल में, और सफरा का मुतज़ाद एंटी समझ लें सादा अल्फाज में वो बलगम का जो है वो सौदा है। तो ये ही ज़्यादातर जो है चलता है, चूँकि ये खिलती को ज़्यादा जो है इस थ्योरी को कहा जाता है कि ये ओल्ड है, क्योंकि जब से जरासीम थ्योरी आई इसलिए एलोपैथी बाकी जो कुछ तरीका इलाज हैं वो खिलती को ज़्यादा नहीं समझते, जबकि देखा गया प्रैक्टिकली कि बहुत से अमराज असल में जो ठीक होते हैं तो वो खिलत के तहत ही जब उनका इलाज किया जाता है, जब मुजरबा जो दिए थे मरीज़ ठीक होता है वो खिलती अमराज के तहत होता है। वो चाहे कैफियती नफसियाती भी हो खा तो आपने खिलत के तहत ही उसको ट्रीट करना है। बाकी आपकी एक्सपर्ट ही है, आपने नफसियाती जो मरीज़ होते हैं उनको किस तरीके से और कैसे उनको ट्रीट करना है अगर आप ये समझ जाते हैं। लेकिन वो आपका तजर्बा जब बार बार आप पेशेंट्स को देते हैं, मरीज़ों को आप देखते हैं, तो फिर आपका तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता इतना हो जाता है कि आप समझ जाते हैं इनको आप बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बाकी ये भी आप क्योंकि प्रैक्टिस में आप कर रहे होते हैं तो ये तो आपकी मेन है, बुनियादी चीज़ है। ये ना भी आपको पता हो, अलबत्ता खिलती जो अमराज हैं ये तो आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। ये लंबे होते हैं, देर पर होते हैं। इसकी सादा मिसाल मैं ये दे सकता हूँ, जिस तरह अगर एक सफरावी मरीज़ है टाइफाइड का आप समझ लें, उसकी नब्ज़ जब भी देखेंगे ना तो वो आपको गुद्दी ज़ाती ही मिलेगा। यानी ज़्यादातर मैं किस में कह रहा हूँ, हर एक पे ये बात ही लागू हो जाती है कि आप इस बात को भी वो बना लें कि नहीं जी उस किसी और तहक़ीक़ में भी हो सकता है, ये बात पल्ले बांध ले। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर एक मरीज़ की नब्ज़ उजलाती रहती है तो ज़्यादातर केस में उसकी उजलाती ही मिलेगी, चाहे आपको इन चंद सालों के बाद ही क्यों ना देखें। अगर एक गुद्दी है, गुद्दी ज़ाती तहरीक है, गुद्दी ज़ाती नब्ज़ उसकी होती है, या वो सफरावी वो मरीज़ है, तो उसकी बॉडी में जब भी आप देखेंगे, जब भी बिगाड़ पैदा होगा, वो चाहे कुछ भी उसकी बॉडी में कहीं भी तकलीफ पैदा होती है, जगह मकाम भी बदलती है ख्वाह, उसकी नब्ज़ जब भी देखेंगे तो वो गुद्दी उजलाती ही आपको मिलेगी। तो आप जो ही उसके तहत इलाज करेंगे वो मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये मर्ज़ जो होते हैं देरपा होते हैं, लंबे होते हैं, कई साल तक चलते हैं, और इनका इलाज भी काफ़ी लंबा भी हो सकता है। और यही वजह है कि पेरेंट्स से बच्चों में जो अमराज पैदा होते हैं वो असल में यही चीज़ है, जिसको कहा गया है कि जेनेटिकली ये अमराज जो हैं वो होते हैं। वो बेसिकली अगर तिब्बे यूनानी को जो है वो देखा जाए या नज़्म फ़ज़ा को देखा जाए तो आपको ये खिलती अमराज ही मिलेंगे। ये खिलत मीन सौदा सफरा खून बलगम। उम्मीद है कि आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होती होगी। आपको इस तरह की टर्म की समझ ना आई हो तो आप कमेंट के सूद में पूछ सकते हैं। अगर आप ये मेथड और तरीके को आप समझते हैं कि आपको इसकी समझ आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके मुताबिक मैं आपके लिए वीडियोज़ इससे अच्छी और बेहतर तैयारी के बाद बना सकूँ। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।